नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करना। जब हम वास्तविक संख्याओं पर भागफल की संक्रियाएं कर रहे थे तो हमने देखा कि भाग देने के बाद में कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 50 में आप 9 का भाग देते हैं, 5 बार भाग चला जाता है 45 और आपके पास में 5 है वो शेष बच जाता है। इसी प्रकार से जब घातांक के रूप में संख्याएं होती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 6 की घात 35 है और आप इसमें 7 का भाग देते हैं, तो आपको ज्ञात करना होता है कि शेषफल क्या बचेगा। तो ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जब घात के रूप में कोई बड़ी संख्या दी गई हो या किसी संख्या की बहुत बड़ी घात दी गई हो और हमें पूछा जाए कि उसमें किसी अन्य संख्या का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो वो आज हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है और हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2 या 3 मंजिला कोई मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी नींव है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। और जैसे ही आप नींव बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए नींव में आपने यहाँ पर कोई दीवार निकाली है, तो जब आप ऊपर की बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें ऊपर वाली बिल्डिंग में भी आपको यही इसी सिद्ध में, मतलब जैसी आपकी नींव की दीवार है उसके जस्ट ऊपर ही दीवार बनानी होगी, अन्यथा आपका मकान है वो ढह जाएगा। बाकी आप कंस्ट्रक्शन है वो इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप नीचे की दीवारों को और नींव को ध्यान में रखते हुए ही ऊपर आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। वो ही कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बता देते हैं कैसे, बहुत आसान है। देखिए, जैसे आप एक उदाहरण देखिए, मैं लिखता हूं कि 65 की घात 135 और इसमें भाग देना है 64 का। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा मतलब आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपकी नींव का मतलब होता है जो नीचे होता है। तो यहाँ पे बट्टे में क्या है, 64 है, तो नींव को तो ऐसा का ऐसा ही आपको रखना होता है और नींव के हिसाब से ऊपर की मंजिल का निर्माण करना है। अर्थात जियान की नींव राखेड़ी है, बी के हिसाब से ऊपर मंजिल तैयार करनी है। तो यहाँ पे 64 है, तो 64 का जैसा ऊपर आपको बनाना है। अब ये 64 है तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे, लेकिन आपको कितना लिखना है, 65। तो 64 में ऐसा क्या किया जाए कि वो 65 हो जाए। तो आप सब जानते हैं कि 64 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो 65 हो जाएगा। तो ये 64 प्लस 1 हो गया 65, लेकिन 65 की घात है 135, तो ये मैंने लिख दिया 64 प्लस 1 का मतलब 65, 65 की घात 135। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अब जरा थोड़ा इधर देखिए, अगर मैं कहूं कि 104 है और इसमें आपको 20 का भाग देना है, वापिस समझिए, 104 है और इसमें आपको 20 का भाग देना है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 104 को 100 प्लस 4 लिख के उसमें 20 का भाग दे दें। अब आप जानते हैं कि 20 का भाग 100 में तो चला जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, तो 20 से आप डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। 20 पंजे 100 होता है, इसका मतलब इसमें तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। लेकिन ये जो 4 बच गया, इस 4 में 20 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 4 है वो शेषफल बच जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए होता 100, तो इस 104 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और बट्टे 100। अब मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूं, मैं काट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप 100 से 100 को काट दो, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में चिन्ह रह गया प्लस का। लेकिन आप इतना देख सकते हैं कि 100 का भाग 100 में चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अगर मैं यहाँ 100 लिखूं या 100 का कोई मल्टीप्लायर लिखूं, जैसे 100 में अगर भाग जा रहा है तो 100 का मल्टीप्लायर मतलब 200 में भी भाग चला जाएगा, 300 में भी भाग चला जाएगा, 400 में भी भाग चला जाएगा। मतलब मैं 100 को किसी भी संख्या से गुणा करूं, जैसे 1 से गुणा करूं तो 100 आया, उसमें भी जा रहा है भाग। तो अगर 2 से गुणा करूं तो 200 में भी कंफर्म भाग जाएगा, 3 से गुणा करूं तो इसका मतलब 3 में भी चला जाएगा, और 100 को अगर 100 से गुणा करूं तो भी चला जाएगा।
ऐसे ही मैं 100 को कितनी भी बार गुणा करूं उसमें भाग चला जाएगा। इसका मतलब 100 की कितनी भी घात हो, n भी घात हो, अगर इस अकेले 100 में भाग जा रहा है तो 100 की घात n में भी 100 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार और ऊपर वाली संख्या समान है तो इसका भाग इसमें तो चला जाएगा और इसकी कितनी भी घातें उसमें भी चला जाएगा। आपको केवल चेक करना है इसमें। अब वापिस आइए यहाँ पर, ठीक। अब ये 64 है, 64 का भाग 64 में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे एक बार के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए कि 64 से 64 कट गया। हालांकि गणित में से नहीं कटता है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको केवल शेष ज्ञात करना है। तो 64 का भाग इस 64 में चला जाएगा एक बार और शेष बचेगा 0। अब 64 की घात 135 है, इसका मतलब यहाँ 64 की घात कितनी भी हो उसमें भी भाग चला जाएगा। तो फिर बचता क्या है? 1। आप डायरेक्टली ऐसे समझेंगे, बचता क्या है? 1। और 1 की घात कितनी है? 135। तो आप 1 की कितनी भी घात कर दें उसका मान क्या आएगा? 1। आपके पास में ये जो 1 है वो शेषफल के रूप में बच जाएगा। और ये सीधा तरीका है, ये बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल एक प्रमेय होती है, बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि आपके यहाँ पे काम में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कोई दो पद होते हैं a और b, इसकी घात कुछ भी है n, तो आप इसका विस्तार रूप से लिख सकते हैं n c और 0, और उसके बाद में a की घात n और b की घात 0, उसके बाद में nc1 a की घात n-1 b की घात 1। ऐसे आप चलते चलते NCN a की घात हो जाएगी 0 और b की घात हो जाएगी n। इस प्रकार से इसका विस्तार ऐसे किया जा सकता है। अर्थात आप एक बार NC0 NC1 को छोड़ दें, क्योंकि इनका मान संख्यात्मक रूप में आएगा। आप अगर a देखें तो a की घात n है तो पहला पद आएगा a की घात n, b की घात 0 का मतलब होता है 1, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। अर्थात जैसे यहाँ पे मैंने घात लिखी 135, मैं लिखता हूं 64 प्लस 1 और इसकी घात लिखता हूं 135। तो सबसे पहला पद आएगा a, मतलब 64 की घात 135 प्लस उसके बाद में आगे के कुछ पद आएंगे और लास्ट पद आएगा b की घात n, मतलब 1 की घात 135, 1 की घात 135, क्योंकि 1 की पावर होगी 0, 64 की पावर हो जाएगी 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1, इस कारण 1 गुणा 1 ये वाला यहाँ वाला और उसकी घात 135, क्योंकि b की घात n। बीच वाली संख्या मैंने गायब कर दी है। तो आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब आप इसमें भाग देंगे 64 का, तो 64 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये 64 है और 64 गुणा 64 गुणा 64 135 बार है। तो 64 से 164 कट जाएगा और 135 में से 134 है 64 बच जाएंगे। इसका मतलब इसका भाग इसमें जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे a की घात है वो n-1, मतलब नेक्स्ट जो पद होगा n-1 ये लिखा रहा, a की घात n-1, इसका मतलब 135 माइनस 1 134 आएगा, उसमें भी 64 का भाग चला जाएगा। ऐसे भाग जाते जाते लास्ट में ये पद है वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 64 की घात है 0, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले में 64 की घात 1 थी, तो 64 का भाग उस 64 में चला जाता है। तो आपको इतना विस्तार से नहीं जानना है। ये बाइनोमियल प्रमेय के कारण से इतने पदों में भाग 64 का चला जाता है, और ये लास्ट वाला पद ऐसा होता है जिसमें भाग नहीं जाता और हमें केवल इसी पद का मान चेक कर लेना होता है। तो यहाँ 1 लिखा और बट्टे 64 लिखा, तो यही काम मैंने लिखा यहाँ पे 1 और बट्टे में 64, बाकी इधर वाले को काट दिया। आज के बाद में आप ध्यान रखना, जैसा आधार है वैसा का वैसा ऊपर बना दो, इसका भाग इसमें तो चला जाएगा, ये जो लास्ट वाला पद है वो देख लेना। 1 की घात 135 यहाँ लिख लेना, और 1 की घात 135 का मान होता है 1, इसमें भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो ये शेष बच जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 3 में आप 10 का भाग दीजिए, तो भाग जा ही नहीं रहा, इसका मतलब ये 3 है वो शेष बच जाएगा। मैं कहूं 101 में 10 का भाग दीजिए, तो 10 का भाग 10 बार चला जाएगा, 100 आ गया, लेकिन 1 है वो बच गया। तो 101 को मैं 100 प्लस 1 ऐसे भी तो लिख सकता हूं और भाग देता हूं 10 का। 10 का भाग 100 में तो चला जाएगा लेकिन 1 में नहीं जाएगा,
इसी कारण से ये एक शेष बचा है। वही बात यहाँ पे है, 64 प्लस 1 में से 64 में तो भाग चला गया लेकिन 1 में नहीं जाता है, तो जिसमें भाग नहीं जाता है वो शेष कहलाता है, जिसमें भाग नहीं जाता है वो शेष कहलाता है, जिसमें भाग नहीं जाता है वो शेष कहलाता है। तो हो गई सारी बातें समान। तो इसी कारण से हम आज के बाद में इतना नहीं पढ़ेंगे, बाइनोमियल प्रमेय आपको नहीं पढ़नी है और आपको डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर लेना है। और तरीका ये रहा। अब थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। अब समझ में तो आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से आपको कम समय में ऐसे बड़े सवालों को सोल्व कर लेना है। अगर आपको मैथ्स के नोट्स वगैरह चाहिए या जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाके आप प्रेम मैथ्स फैक्ट्री नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको मैथ्स के नोट्स वगैरह या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस सेट आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो आप सोल्व कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखिए 75 की घात 100 बट्टे 74 में शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? ये लो जी। तो सबसे पहले हम सरल करने का तरीका जानते हैं। जैसा आधार है आधार को नहीं छेड़ना है। अगर आप किसी मकान की नींव को छेड़ दोगे तो पूरा मकान ढह जाएगा। तो आपको नींव को तो वैसा का वैसा रख लेना है और जैसी नींव है उसके हिसाब से ऊपर का कंस्ट्रक्शन कर लेना है। तो ऊपर का निर्माण करते हैं। अब 74 है तो आपको 74 यहाँ पे भी लिखना होगा तभी भाग जाएगा। आपके पास में यहाँ पे 75 है तो आप एक जोड़ के इसको 75 बना सकते हैं। 74 प्लस 1 हो गया 75, लेकिन इसकी घात 100 है तो वापिस घात लगा दीजिए 100। ठीक है, अब 74 का भाग 74 में चला जाएगा, बच जाएगा कौन? 1, और घात कितनी बच गई? 100। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। हमें इससे कितना, ये मतलब नहीं कि कितनी बार भाग चला गया या कितनी बार ये कटा है। ठीक है, हमें तो केवल शेषफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है कि भाग किस में नहीं जाएगा। तो 74 प्लस 1 है तो 74 का भाग 74 में चला गया लेकिन बच गया कौन? 1। 1 की घात कौन? 100। 1 की घात कितनी भी आप कर दीजिए, मान कितना आएगा? 1। तो ये 1 है वो होगा आपके लिए शेषफल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इस प्रकार के सवालों में हर सवाल में एक ही शेषफल बचता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार अन्य शेषफल भी बचते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला सवाल देखिए। फिलहाल जो सवाल करवा रहे हैं वो आसान सवाल है। 75 की घात लिखा मैंने 100 और बट्टे में लिख दिया 76। अब बताइए अब क्या करेंगे? अब आप इसमें शेषफल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? तो तरीका सेम रहेगा। आप आधार को नहीं छेड़ सकते, नींव को नहीं छेड़ सकते, जैसी नींव है उसको रखना होगा। अब जैसी नींव है वैसा कंस्ट्रक्शन ऊपर करना है तो छिंतर यहाँ पे है तो छिंतर यहाँ पे भी लिखा, लेकिन कितना है यहाँ पे? 75। तो क्या करूं कि वापिस 75 आ जाए? तो छिंतर में से 1 घटा दूं और इसकी घात 100 है तो ये 100 घात वापिस लिखनी होगी। देखिए छिंतर -1 हो गया 75 और इसकी घात 100 वो लिखी हुई है। छिंत्र का भाग छिंत्र में चला जाएगा और बच जाएगा कौन? माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1। इसकी घात कितनी? 100। मैंने आपको बता रखा है कि माइनस की कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात सम हो तो उसका मान पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव मान उसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो -1 की घात 100 है, एक सम संख्या, तो 100 घात करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। और ये 1 क्या होगा आपके लिए? शेषफल होगा। तो इसका शेषफल है वो भी आएगा 1। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं फिर। लिखिए आप सवाल लिखेंगे 73 की पावर 82 बट्टे 73
में शेषफल क्या बचेगा? तो बताइए जल्दी से, क्या बचेगा? 0 बचेगा या 1 बचेगा? तो आपको 1 नहीं करना है इस बार, शेषफल 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि 73 का भाग 73 में चला जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 2 लिखा मैंने और 2 का भाग 2 में जाता है, तो 2 की घात में 2 कर दूं, इसका मतलब 2 गुणा 2 बटे 2, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो ये जो 2 बचा वो शेषफल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को आपस में 2 बार गुणा कर रखा है, इस 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 है वो भागफल आया है। शेषफल तो वो होता है जिसमें भाग नहीं जाता है। तो कोई भी संख्या अगर समान है, इसका मतलब उसमें भाग जा रहा है, और उसकी घात कितनी भी हो उतनी घातों में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल हमेशा 0 बचता है। इसमें शायद आपके कंफ्यूजन हो गया होगा, 2 गुणा 2 होता है 4। अब 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2, 2 दूनी 4, शेष क्या बचा? 0। भाई 0 शेष है। तो आपको ये नहीं देखना कि 2 से 2 कट गया तो जो बच गए पद वो शेष है, नहीं। भाग पूरा पूरा जाने के बाद में जो संख्या बच जाती है, जैसे 5 लिखा और 5 में 2 का भाग दिया 2 बार 4, और यहाँ पे जो शेष बचा 1, वो है शेषफल। ना कि 2 का भाग 4 में दिया और 2 बार गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा और आप कह देंगे 2 शेषफल बच गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1 और बट्टे 2, और यहाँ वाले 4 को ऐसा का ऐसा लिखेंगे 4 बट्टे 2। 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है 2 बार, यहाँ पे 2 का भाग इस 4 में तो जा रहा है लेकिन 1 में नहीं जा रहा। तो जिसमें नहीं जाता, देखो यहाँ पे भी 2 का भाग 4 में 2 बार गया, तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि 2 + 1 3 शेष हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे 2 का भाग 4 में चला गया लेकिन इस 1 में नहीं जा रहा, तो जिसमें नहीं जा रहा भाग वो शेषफल होता है, ना कि जिसमें भाग जा रहा है वो शेष होता है। जिसमें भाग चला जाएगा तो फिर जितनी बार जाएगा वो तो भागफल होगा, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो शेषफल होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। और वैसे भी गणित का एक नियम है कि अगर दो संख्याएं गुणा के रूप में हो, जैसे 73 × 2 और बट्टे 73, तब तो आप 73 से 73 को काट सकते हैं और 2 उत्तर आ गया, तो ये 2 है वो भागफल है। शेषफल क्या है? 0। क्यों? क्योंकि 73 से 73 कट गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, आप भाग किसका देंगे? तो ये 2 है वो उत्तर है आपके लिए, भागफल है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो 73 को 2 से गुणा किया तो 146 हो गया। अब इसमें आप 73 का भाग देंगे, 2 बार चला गया 146, और बचा क्या? शेष बचा। ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शेष कब बचता है? जब 73 गुणा 2 और बट्टे 73 है तो, या फिर 73 + 2 और बट्टे 73 है तो। जब गुणा के रूप में हो तब तो ये कट गया, लेकिन जब प्लस हो तब ये कटेगा नहीं, तो आपको भाग देना होगा। तो 73 + 2 हो गए 75, 75 में 73 का भाग गया एक बार 73, और ये जो 2 है वो बच गए शेष। तो भाग तो 73 में गया है ना, 2 तो बच गए। इसका मतलब जब यहाँ प्लस का हो तो आप इसको काट नहीं सकते, ऐसा काटना नहीं है। आप देख सकते हैं कि 73 का भाग 73 में चला जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ये जो 2 है इसमें और भाग देंगे 73 का। ठीक, तो 2 में 73 का भाग नहीं जा रहा है, इस कारण से ये जो 2 है वो शेषफल आपके पास में बच जाता है। आ गया समझ में? तो वापिस आते हैं अपने इस सवाल पे। यहाँ पे 73 की घात है 82, तो कितनी भी घातें हो, अगर 73 सेम है तो इसमें तो भाग चला ही जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। या आप ऐसे लिखें कि ये 73 है, आप इसको भी 73 लिखते हैं। अब 73 चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब 0 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये घात हो गई 82, 73 का भाग 73 में चला जाएगा, और 0 में तो किसी भी संख्या का भाग दे दो, चाहे शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, और शेष होगा आपके पास में 0, तो 0 शेषफल। तो किसी भी तरीके से आप सवाल को सोल्व कर लो। थोड़ा ध्यान रखना, अगर दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल लिखिए, 73 की घात 82 और बट्टे में लिखिए 74। अब बताइए शेष क्या बचेगा? इस बार
हर में है 74, आपको ऊपर भी बिल्डिंग बनानी है 74, लेकिन यहाँ पे है 73, तो माइनस करना होगा 1, वापिस हो गया 73, घात है 82, ये लो जी लिखा 82। अब आपको ज्ञात करना है शेष, तो 74 का भाग 74 में तो चला जाएगा, लेकिन माइनस के 1 में नहीं जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 1, ये बच गया शेष, लेकिन घात के साथ। कितनी घात के साथ? 82 घात के साथ। अगर माइनस की किसी संख्या की घात सम हो तो उसका मान आता है पॉजिटिव, और ये आएगा प्लस का 1, जो कहलाएगा शेष। तो ये हो गया शेष। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। सवाल यही रखते हैं, यहाँ पे 82 की जगह मैं लिख देता हूं 83। लिखिए सवाल, आप नए सिरे से लिखिए। 73 की घात 83 बट्टे 74 में शेषफल क्या बचेगा? अब देखना, 74 को ऐसा का ऐसा लिखा, जैसा आधार है वैसी बिल्डिंग बना लो 74, लेकिन आपके पास में 73, तो माइनस कर दो 1, इसकी घात है 83, तो ये आपने लिखा 83। अब आपको इसमें शेषफल ज्ञात करना है। आप देखेंगे 74 का भाग 74 में चला जाएगा, लेकिन माइनस का 1 इसमें नहीं जाएगा, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। कितनी घात के साथ? 83 घात के साथ। अब माइनस की किसी संख्या की घात विषम हो तो आता है माइनस, और ये आ गया माइनस का 1। क्यों आया ऐसा? तो देखिए, जैसे -1 की घात 3 हो, तो इसका मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, ये दो संख्याएं आपस में गुणा होकर माइनस माइनस प्लस बनाती है, लेकिन जब ये प्लस वापिस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या, निगेटिव संख्या जैसे -1 है, उसकी घात विषम हो, तो विषम का मतलब जैसे 10 + 1 11 हो, 11 घात हो, या 21 घात हो, जैसे 20 + 1, तो इनमें से 10 घात में तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, लेकिन जैसे ही 11वीं घात में वापिस गुणा होगा माइनस से, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो विषम घात होने पर चिन्ह आता है निगेटिव, माइनस का। ठीक है, जैसे आप 11 घात करेंगे तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 ऐसे लिखेंगे। कितनी बार? 11 बार। अब 1 और 2 बार, 2 बार वाले प्लस हो गए, फिर अगले 2 और 2 4 वाले, ये भी प्लस हो गए, फिर 6 वाले भी प्लस हो गए, 8 वाले भी प्लस, 10 वाले भी प्लस। तो यहां तक गुणा किया तो 10 घात तक तो वापिस पॉजिटिव हो गए, लेकिन जैसे ही 11वें से गुणा किया तो प्लस और माइनस का 11वां 1, भाई 11वें नंबर पे फिर से माइनस का 1 है, तो ये जो प्लस के हुए थे वो वापिस विषम वाले से गुणा होके, माइनस से गुणा होके वापिस माइनस के हो जाते हैं। तो आप तो ध्यान रखना कि किसी निगेटिव संख्या की घात सम हो तब तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन विषम घात होने पर वो निगेटिव ही रहती है। ठीक है, वापिस यहाँ पे आइए, तो -1 की घात है विषम, इस कारण से क्या आएगा? माइनस का 1 शेष। अब आपने कभी आज तक देखा है क्या निगेटिव में शेष बचा हुआ? मैंने देखा है। कब देखा? बताते हैं, देखो। उदाहरण के लिए आप लेंगे, जैसे 57 लेंगे, या आप 55 लेंगे और इसमें 8 का भाग देंगे। जैसे 55 में 8 का भाग देना है, तो 8 × 7 = 56 होता है, मतलब 7 बार भाग देंगे तो 56 होगा, और वैसे 6 बार ही भाग जा रहा है इसमें कायदे से, तो 8 छिके 48, अगर मैं सही भाग दूं तो 55 में से 48 गए तो कितने बच गए? और ये बच गए 7 शेष। लेकिन मैं सही भाग ना देके 8 का भाग जा तो रहा 6 बार, और मैं जबरदस्ती 7 बार भाग दे दूं, मतलब मारवाड़ी में क्या करे ना कि जोरामादी भाग दे दियो। ठीक, तो आपने जबरदस्ती एक्स्ट्रा भाग दे दिया, भाग तो जा रहा था 6 बार, आपने भाग दे दिया 7 बार, तो 7 8 हो गया 56, और इस बार आप जब घटाएंगे 55 में से 56 को तो बचेगा माइनस में शेष। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का शेष बच रहा है, तो भाई आपने भाग है वो एक्स्ट्रा दे दिया, जितनी बार भाग जा रहा था उससे आपने भाग एक्स्ट्रा दे दिया। ऐसी कंडीशन में ही माइनस में शेष बच सकता है। तो वास्तविक शेष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये जो भागफल है, भागफल नहीं, जो भाजक है, ये जो भाजक है मतलब जिसका भाग हम दे रहे हैं, उसमें से माइनस वाले शेष को घटा देते हैं।
इस 8 में से इसको वापस घटा देते हैं तो बच गया 7। और ये जो 7 शेष है वो वास्तविक शेष है, आप चेक कर सकते हैं। वास्तव में शेष बचना चाहिए था 7, लेकिन माइनस में बच गया। इसका मतलब भाजक जो है उसमें से इसको वापस घटा दो तो वास्तविक शेष आपके पास में आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे है, -1 शेष है, इसका मतलब आपने एक बार भाग एक्स्ट्रा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8 का भाग दे रहे थे तो 8 में से इस 1 को घटा दिया तो 7 बच गया। तो यहाँ पे भाग किसका दे रहे हैं, 74 का। तो 74 में से इस -1 को वापस घटा देते हैं, मतलब इस 1 को घटा देते हैं तो ये बच गया 73। और ये है आपका वास्तविक शेषफल। तो -1 शेषफल आ जाए तो वो गलत होता है, माइनस में कभी शेषफल नहीं होता। इसी कंडीशन में आप जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से उस माइनस वाले शेष को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। और उदाहरण देखते हैं। लिखिए 97 की घात 97 बट्टे 98 में शेषफल क्या बचेगा। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम में आने वाली है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, आप इनको देख के घबरा जाते हैं कि अब ये 97 की घात 97 बार गुणा करेंगे, फिर 98 का भाग देंगे, पता नहीं शेषफल क्या आएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप तो ये तरीका अपनाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आधार को ऐसा का ऐसा रखो, जैसा आधार मतलब जैसी नींव है वैसी बिल्डिंग ऊपर बना दो। ऊपर बना दी बिल्डिंग 98, लेकिन बिल्डिंग वास्तव में थी कितनी, 97। आप 97 को 98 नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं, 98 में से एक वापस कम कर दो, वापस हो गया 97। इसकी घात है 97, तो ये लिख सकते हैं। इस 98 का भाग 98 में चला जाएगा, लेकिन ये जो माइनस का 1 है इसमें नहीं जाएगा। तो जिसमें भाग नहीं जाता है वो होता है शेषफल। तो -1 और इसकी घात कितनी, 97, ये आएगा आपके पास में शेषफल। तो -1 की घात विषम हो तो उत्तर आता है माइनस में, तो ये आ गया -1। अब ये -1 क्या शेष आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से इसको वापस माइनस कर दो, तो 98 और माइनस कर दो 1। तो 98 में से 1 गया तो 97, और ये होगा आपके लिए शेषफल। तो इस सवाल का शेषफल क्या बचेगा, 97 बचेगा। ठीक, एक छोटा उदाहरण लेके देखते हैं ताकि आपके प्रैक्टिकली विश्वास भी हो जाए कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। जैसे मैं लिखूं 5 की क्यूब और बट्टी लिखूं 6, और इसमें शेषफल आपको ज्ञात करना है। आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। 5 की क्यूब, तो यहाँ है 6, तो आधार को ऐसा का ऐसा रखना, जैसा आधार वैसी बिल्डिंग बना दो। ये 5 है तो -1 कर दो, 6 में से 5 गया तो वापिस 5 हो गया, 6 में से 1 गया तो वापिस 5 आ गया। घात 3 है तो ये लो, 6 का भाग 6 में चला जाएगा, लेकिन माइनस के 1 में नहीं जाएगा, तो ये माइनस का 1 शेष बच जाएगा, और इसकी घात है 3, तो ये 3। माइनस के 1 की घात विषम होती है तो उत्तर आता है माइनस में, और ये -1 होगा आपके लिए शेषफल। लेकिन माइनस में शेषफल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें से आधार वाले में से इसको घटा देंगे, तो 6 में से 1 को घटाया तो कितना बच गया, 5, और ये जो 5 है वो होगा आपके लिए वास्तविक शेषफल। अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि 5 की घात 3 बट्टे 6 में वास्तव में 5 शेष बचता है या आपको ऐसे ही बावड़ा बनाया जा रहा है ना। तो आपको बिल्कुल भी बावड़ा नहीं बनाया जा रहा है, आपको सही सही रखा जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यही शेष आपके लिए आएगा। कैसे, 5 की क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 6 का भाग देके चेक करना है। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, क्रॉस उतारा क्या, 5। अब उतारने के बाद में भी भाग नहीं जाता है तो भाग टूट की बिंदी, ये लो जी। अब ये 5 कहलाएगा शेष। तो 20 बार भाग चला गया, 20 छिकानी 120, और बच गए 5 शेष। देखो 5 शेष, देखो 5 शेष, इसका मतलब आपको बावड़ा
नहीं बनाया गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही रखा गया है। आप तो निष्फिक्र होकर इन सवालों को सोल्व कीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 2 की घात 10 और बट्टे 3 और इसमें आपको शेषफल पूछ लेता हूं। ठीक है, तो 3 ऐसा का ऐसा और ऊपर भी 3 लिखना है, लेकिन माइनस लिखना है 1। घात हो गई 10, 3 का भाग 3 में चला जाएगा, -1 शेष बच जाएगा। इसकी घात 10 सम संख्या है तो 1 शेष। डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो 2 की घात 10 होता है 1024। ठीक है, इसमें आपको 3 का भाग देख के चेक कर लेना है। ये लो जी, 3 तिये 9, बच गया 1, उतारा 2 12, 3 चौके 12, उतारा 4, 3 एकम 3, बच गया 1 शेष। 341 बार भाग चला गया तो ये तो गया भागफल, ये भाजक है और ये शेषफल। 1 शेष आया, चेक कर सकते हैं 1 शेष आया, बिल्कुल सही है। और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 9, तो ये सवाल कैसे सोल्व होगा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 9 बट्टे 3, तो जैसा आधार वैसा ऊपर मकान बना लो, लेकिन यहाँ पे 2 है तो -1 कर दो, घात है 9 तो 9 कर दो। अब इसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है। 3 का भाग 3 में चला जाएगा, लेकिन माइनस के 1 में नहीं जाएगा, घात है साथ में 9, विषम घात है तो आएगा -1, माइनस का 1 शेष बच नहीं सकता, तो क्या करें, नीचे वाले में से घटा दो, 3 में से घटा दो 1 को, बच गया 2, आएगा 2 शेष। चेक करते हैं, 2 की घात 9 का मान होता है 512, इसमें भाग देके देखना है 3 का, 3 एकम 3, बच गया 2, उतारा 1, 7 तिये 21, बच गया 0, उतारा 2, उतारने के बाद में भाग नहीं जा रहा तो टूटा भाग की 0, और ये 2 अब होगा शेषफल। ठीक है, तो बचपन में ये जो टूटा भाग की 0 है, ये आपने काफी पढ़ा होगा कि जब भाग टूट जाता है तो टूटे हुए भाग के कारण से यहाँ 0 लगाया जाता है। आप ये गलती मत करना कि भाग टूट जाए और 0 ना लगाए, तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको टूटे भाग की 0 लगानी है, और जैसे ही आप 0 लगाएंगे तो अब ये जो 2 उतारने के बाद में जो 2 बच गया वो शेष कहलाएगा। तो 2 शेष आया, अपने भी कितना आ रहा है 2 शेष। इसका मतलब आपका ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं यहां लिखूं 4, तो क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा 4, ऊपर भी आपको लिखना होगा 4, लेकिन लाना है 2, तो वापिस कर दिया -2, इसकी घात 9। ठीक है, 4 से 4 में भाग चला जाएगा, बचेगा माइनस का 2, लेकिन इसकी घात 9, माइनस के 2 की घात 9, तो 2 की घात 9 होता है 512, और आ जाएगा माइनस का तो माइनस का 512। 4 का भाग 512 में देंगे तो इतना शेष तो बच नहीं सकता भाई, 512 है, तो अगर जो शेष है वो इस आधार से ज्यादा हो, इसका मतलब वो शेष नहीं है, उसमें पुनः आपको भाग देना होगा। तो 512 में आपको फिर से भाग देना है, और वैसे भी 512 है ये माइनस का आ गया है, तो इस कारण से आप इस हर में से घटाएंगे 512 को। ठीक, तो आपके पास में ऐसा होगा 4 - 512, और फिर जो बचेगा उसमें 4 का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल आपको पूछा जाता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे 2 का फर्क हो या 3 का फर्क हो, क्योंकि फिर जो घातें हैं वो बड़ी होने के कारण जो मान है वो बहुत ज्यादा बड़े आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से फिर आपको क्या करना है, ऐसे सवाल नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं और यही तरीका आपको लगाना है। चलो हम इसको सवाल को सोल्व कर लेते हैं। अब बच गया 512, तो 512 4 से बहुत बड़ा है तो इसमें फिर से भाग चला जाएगा, तो 512
और इसमें फिर 4 का भाग देके चेक करते हैं। 4 एकम 4 बच गया 1, उतारा 1, 4 दूना 8 बच गया 3 और ये हो गया 2 और 8 चौके 32 होता है और कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब शेष हो गया 0। अगर डायरेक्टली सोल्व करें तो कैसे करेंगे? 2 की घात 9 होता है 512 और इसमें 4 का भाग देंगे तो वही 0 शेष आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में 0 शेष आएगा। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अंश और हर में हमेशा एक का ही फर्क रखा जाता है। लेकिन कुछ सवाल देखो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे मैं अपनी ही बात को काट रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अंश और हर में एक का ही फर्क होगा, 2 का या 3 का फर्क नहीं होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे मैं लिखूं 7 की घात 30 और बट्टे मैंने लिखा 50 और इसमें आपको पूछ लिया शेषफल क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और अगर ये सवाल आ गए और आपके पढ़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली अन्य लोगों से आगे ही होंगे, ठीक है। और जिनके नहीं पढ़े हुए होते हैं वो इन सवालों को सोल्व नहीं कर पाते हैं, इनको पढ़ने पे ये सोल्व हो पाते हैं, अन्यथा वो 7 की घात 30 थोड़ी करेंगे एग्जाम में। इसे अब सोल्व करते हैं। 7 की घात 30 को आप लिख सकते हैं 7 की घात 2 गुणा 15 और बट्टे में 50। अब 7 की घात 2 गुणा 15 को आप और भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसकी एक साथ में घात 15, क्योंकि जब घात की घात होती है तो घात एक गुणा हो जाती है, गुणा होके 2 गुणा 15 वापिस 30 हो जाएगा और बट्टे में 50 है। तो अब 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इसकी घात हो गई 15 और बट्टे में 50। देखिए दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 का ही अंतर है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है। आपको इसको इस रूप में ले जाना है कि दोनों में 1 का अंतर हो जाए। तो 1 का अंतर हो चुका है। अब आप जैसा नीम है वैसा का वैसा कंस्ट्रक्शन ऊपर करेंगे तो 50 लिखेंगे, लेकिन 49 करने के लिए -1 करेंगे, इसकी घात करेंगे 15। 50 माइनस 1 की घात 15, तो ये जो 50 है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और यहाँ पे 50 माइनस 1 है तो इस 50 में तो भाग चला जाएगा, लेकिन माइनस का 1 है, या डायरेक्ट ये 50 लिखने की जरूरत नहीं है। 50 का भाग 50 में चला जाएगा, -1 में भाग जाएगा नहीं, तो ये -1 और ये बच जाएगा शेष और घात 15। -1 की घात विषम होने के कारण से आएगा माइनस का 1 शेष। माइनस में कभी शेष बचता नहीं है, इसलिए हर में से इसको घटा दिया जाता है। 50 में से 1 घटाया तो बच गया 49 शेष। तो ध्यान रखिए कि अगर सवाल में अंश और हर में 1 का अंतर है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए। अगर 1 का अंतर नहीं दिख रहा है तो आप फिर उसको इस रूप में परिवर्तित कर लीजिए कि उसमें 1 का अंतर हो जाए। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे लिखिए सवाल लिखिए 9 की घात 20 बट्टे 80 में शेषफल ज्ञात करें। 9 की घात 20 बट्टे 80 में शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे 9 और 80 में 1 का अंतर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में और 80 में 1 का अंतर होता है। तो आप 9 को 81 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको जैसे ही 81 के रूप में लिखेंगे तो ये हो गया 80 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 का स्क्वायर और इसकी घात आप लिख सकते हैं 10, क्योंकि 2 गुणा 10 हो गया वापिस 20। अब जैसे ही आप 81 लिखेंगे 9 का स्क्वायर और ये घात 10, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाग दिया जा सकता है और शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। आधार ऐसा का ऐसा, इस 81 को लिखेंगे आधार का जैसा, मतलब 80 प्लस 1, इसकी घात होगी 10। 80 का भाग 80 में चला जाएगा, बचेगा प्लस का 1, प्लस के 1 की घात 10 सम संख्या है, तो प्लस का 1 है वो शेष बच जाएगा और प्लस का 1 शेष बच सकता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है। आप अंश को और हर को इस रूप में परिवर्तित कर लीजिए और आपको हर को छेड़ना नहीं है, अंश में परिवर्तन करके हर के जैसा बना लेना है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए।
लिखिए एक और उदाहरण। लिखिए 6 की घात 9 और बट्टे लिखिए 35, और इसमें आपको ज्ञात करना है शेषफल क्या आएगा। 6 की घात 9 और बट्टे में है 35। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो 35 के नजदीक है, 35 से एक ज्यादा है। लेकिन 6 का स्क्वायर करने के लिए क्या मैं इसको 6 की घात 2 गुणा 4.5 लिखूं? ये तो लिखना सही नहीं होगा। तो फिर क्या करें इसका? तो आप 6 की घात 9 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 6 गुणा 6 की घात 8। भाई 6 की घात 9 का मतलब 6 9 बार गुणा हो रखा है, उसमें से 8 बार को एक साइड पर रहने दो और एक को इधर कर लो। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और ये 35 6 पड़ा रहेगा। अब इस 6 की घात 8 को ऐसा कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर की घात 4 और बट्टे में 35। आपका मकसद है हर के जैसा अंश को बनाना, तो इसके नजदीक ले जाने के लिए आपको 6 का स्क्वायर करना ही होगा। तो डायरेक्ट हो नहीं रहा था तो एक 6 है उसको बाहर लिख लिया और बाकी घाते हैं उसको सम संख्या के रूप में बना ली। तो ये सम संख्या के रूप में आने के बाद में 2 गुणा 4 लिखा जा सकता है 8। ठीक, तो ये हो गया 6 गुणा 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसकी घात हो जाएगी 4 और बट्टे में 35। अब ये 6 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो केवल भाग दे के चेक करना है। तो जब ऐसे होता है ना कि 2 गुणा 5 और बट्टे 5, तो 5 का भाग अगर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इस 5 में दे दो, 2 बार चला गया और शेष क्या बचा? 0 शेष बच गया। भाई भाग पूरा पूरा चला गया, 2 बार चला गया, क्योंकि 5 गुणा 2 होता है 10, 10 में 5 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, शेष क्या बचेगा? शेष तो 0 बचेगा। तो गुणा के रूप में होता है तो चाहे भाग इसमें देके देख लो, चाहे भाग इसमें देके देख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से यहाँ पे ये 6 गुणा के रूप में है, तो ये 6 पड़ा रहेगा, आप भाग इसमें देके देख लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 6 मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। अब 6 गुणा और ये 35 ऐसा का ऐसा रहेगा, इसके जैसा आधार है तो वैसा ही ऊपर अंश को बना दो, 35 प्लस 1 लिख सकते हैं और घात हो जाएगी 4। 35 का भाग 35 में चला जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस के 1 की घात 4 होती है 1, और ये 6 बाहर ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा और गुणा आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसमें शेष क्या बचेगा? 1 शेष। तो 6 गुणा 1 हो जाएगा 6 शेष, उत्तर आ जाएगा 6 शेष। तो 6 की घात 9 बट्टे 35 में शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, एक छोटा उदाहरण और देखते हैं। दो की घात और मैं लिखता हूं 5 और बट्टे में लिखता हूं 5 और इसमें आपको शेष ज्ञात करना है। मैं शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 और 5 में एक का अंतर नहीं है, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में और 5 में एक का अंतर हो सकता है। अब यहाँ पे रह गई घात 2 की घात 5, तो आप इसको 2 गुणा 2.5 तो लिख नहीं सकते, आप इसको 2 गुणा 2 की घात 4 लिख सकते हैं और बट्टे में 5, क्योंकि एक घात ही है, 4 घात ही है, वापिस हो जाएगी 5। ये 2 बाहर पड़ा रहेगा, 2 की घात 4, तो इसको आप 2 की घात 2 की घात वापिस 2 लिख सकते हैं और बट्टे में 5। ये 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसकी घात हो जाएगी 2 और बट्टे में 5। इसके जैसा इसको बनाना है, तो ये 2 तो बाहर पड़ा रहेगा, छोटी घात इसलिए लिए ताकि आपके डायरेक्ट करेंगे उससे भी समझ में आ जाए। तो 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आधार है, इसके जैसा इसको रखना है, 5 माइनस 1 कर देना है और इसकी घात कर देनी है 2। अब 5 का भाग 5 में चला जाएगा, लेकिन बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 की घात 2 है, मतलब समसंख्या है तो आएगा प्लस का 1, प्लस का 1 इस 2 से गुणा होगा, क्योंकि ये 2 तो पड़ा रहेगा, बाकी इधर वाले में शेष ज्ञात करना है। इसमें इसमें शेष आएगा 1 शेष, ये 1 शेष गुणा होगा किससे? 2 से, भाई ये 1 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा 2 शेष। अब वैसे चेक करते हैं कि क्या इसमें भी 2 शेष बचता है या नहीं बचता है। तो 2 की घात 5 होता है 32
और इसमें 5 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, बचेगा कितना 2 शेष, तो भी 2 शेष आएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, 2 की घात 9 करके, इसको मिटा देता हूं, उतार लीजिए जिसने नहीं उतारा है। अगला लिखिए 2 की घात 9 बट्टे 5 में शेषफल क्या बचेगा। 2 की घात 9 होता है 512, और पहले इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो 2 की घात 9 को 2 गुणा 2 की घात 8 लिखा जा सकता है, और बट्टे 5, ये 2 पड़ा रहेगा, गुणा ये 5 है, तो इसको 5 या 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और घात 4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 दूना 8 वापिस हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 ऐसा का ऐसा, इसको लिख सकते हैं 4, और इसकी घात होगी 4 और बट्टे 5, ये 2 ऐसा का ऐसा गुणा 4 और ये 5, एक का अंतर है तो आधार जैसा है वैसा ऊपर बिल्डिंग बना दो, 5 माइनस 1 कर दो, और ये घात हो जाएगी 4, ये हो गया 2। और अब देखना 5 से 5 में भाग चला जाएगा, लेकिन 5 का भाग माइनस 1 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, और 1 है वो शेष बचेगा, माइनस का 1 है और माइनस के 1 की घात सम है, तो प्लस का 1 बचेगा, वो एक शेष यहां होगा, एक शेष इस 2 से गुणा होगा, तो ये आ गया 2 शेष, क्योंकि जो पद आप बाहर लेते हैं वो शेष से भी गुणा होता है। ठीक, तो ये आया 2 शेष। अब डायरेक्ट करके देखते हैं, 2 की घात 9 का मतलब होता है 512, और इसमें भाग दे के देखते हैं 5 का, तो 5 एकम 5, उतारा 1, टूटे बाकी 0, और उतारा 2, 5 दूना 10, और बच गया 2 शेष। देखिए दोनों ही तरीके से आपका उत्तर समान आएगा, तो आप बिना टेंशन लिए हुए आप ऐसा तरीका यूज कर लीजिए और सवाल को सोल्व कर लीजिए। चलो अब एक दो सवाल और देखते हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं लिखूं 7 की घात 15 और बट्टे 48, इसमें आपको शेष बताना है। उससे अगला सवाल है 7 की घात 15 और बट्टे 50, इसमें आपको शेषफल बताना है। दोनों सवाल आपको खुद से सॉल्व करने हैं, 2 मिनट का आपके पास में टाइम है। अब चलो सॉल्व करते हैं। 7 की घात 15 बट्टे 48, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसके नजदीक है, इसका मतलब आप इसको 7 गुणा 7 की घात 14 लिख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट तो स्क्वायर कर नहीं सकते, 2 गुणा 7.5 नहीं लिख सकते, इसलिए एक 7 मैंने बाहर लिख लिया, और ये बट्टे 48, ये 7 पड़ा रहेगा। जल्दी से सोल्व करते हैं, 7 की घात 2 और की घात 7 और बट्टे 48, ये 7 पड़ा रहेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसकी घात 7, और ये हो गया 48, ये 7 गुणा, इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 1, 49 को मैंने लिखा 48 प्लस 1 और इसकी घात 7, 48 का भाग 48 में चला जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, एक प्लस का है तो कितनी भी घात हो एक ही आएगा, एक शेष गुणा होगा 7 से, तो ये 7 गुणा एक शेष हो जाएगा 7 शेष, ये आपका उत्तर। ठीक, दूसरा सवाल 7 की घात 15, तो आप इसको 7 गुणा 7 की घात 14 लिख सकते हैं, और बट्टे 50, आप इसको 7 गुणा 7 की स्क्वायर की घात 7 और बट्टे में 50 लिख सकते हैं। आगे आप इसको और सोल्व करेंगे तो ये 50 हो गया, और ये 7 और गुणा 7 का स्क्वायर 49 और इसकी घात 7, अब आप इसको लिख सकते हैं 7 गुणा ये 50 और ये 50 माइनस 1 और इसकी घात 7, माइनस 1, 50 में 50 का भाग चला जाएगा, माइनस 1 गुणा होगा 7 से, तो ये 7 गुणा माइनस 1, तो ये हो गया -7, -7 से बच नहीं सकता, तो हर में से घटेगा, 50 में से घटेगा 7 और ये बचेगा 43, तो 43 आपके पास में शेष बच जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो हमने शेषफल ज्ञात करना सीख लिया है। अब कुछ आपको और नियम लिखवा देता हूं जिसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका ऐसा था जो आप किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एक दो और तरीके हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो आप इसको एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं, सब जानते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर a की घात 4 माइनस b की घात 4 है, तो आप इसको एक बार देखो, a का स्क्वायर आप इसको मान सकते हैं और b के स्क्वायर का स्क्वायर आप इसको मान सकते हैं। तो थोड़ा विस्तार से इधर लिख देता हूं, a का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप एक पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो पहला पद प्लस दूसरा पद और एक बार पहला पद माइनस दूसरा पद, एक बार तो हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, भाई पहला पद प्लस दूसरा पद, एक बार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं, तो इसको मैं और सरल करके लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है a प्लस बी एक बार और एक बार a माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं a की घात 8 माइनस b की घात 8, तो आप इसको a की घात 4 प्लस b की घात 4 और एक बार a की घात 4 माइनस b की घात 4 लिख सकते हैं। ये तो ऐसा रह जाएगा, a की घात 4 माइनस b की घात 4 को आप ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह में ये लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। ऐसे ही आप a की घात 16 माइनस b की घात 16 को भी लिख सकते हैं। पता चल गया होगा, देखो यहाँ दो घात तो आधी हो जाएगी, जस्ट आधी घात मतलब दो का आधा होता है एक घात, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। 4 घात थी तो 4 का आधा होता है 2, एक बार 2 घात तो एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका रहा कि 4 का आधा हो गया 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इस 2 का पुनः आधा a, तो a प्लस बी और लास्ट में a माइनस बी आएगा। इसमें 8 है तो 8 का आधा एक बार तो आएगा 4, और फिर 4 का आधा आएगा 2, फिर 2 का आधा आएगा 1। समझिए, a प्लस बी आएगा और लेकिन घात है वो 4 4 आएगी, और फिर 2 2 आएगी, फिर 1 1 आएगी। ऐसे ही 16 है तो 16 का आधा हो जाएगा 8, तो a की घात 8 प्लस b की घात 8। ये प्लस वालों में आधी आधी होती है, लास्ट में a माइनस बी आता है। फिर 8 का आधा होगा 4, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4, फिर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर 2 का आधा होता है 1, तो 1 की घात 1 प्लस b की घात 1, मतलब a प्लस बी, लास्ट में आएगा a माइनस बी। ऐसे ही अगर मैं लिखूं a की घात 32 माइनस b की घात 32, आप इसको लिख सकते हैं a की घात 16 प्लस b की घात 16, फिर 16 का आधा होता है 8, फिर 8 का आधा होता है 4, फिर 4 का आधा होता है 2, फिर 2 का आधा होता है 1, और लास्ट में a माइनस बी। ऐसे ही जब a की घात 64 माइनस b की घात 64 को लिखेंगे, 64 का आधा होता है 32, तो a की घात 32 प्लस b की घात 32, फिर 32 का आधा 16, तो a की घात 16 प्लस b की घात 16, फिर 16 का आधा 8, तो a की घात 8 प्लस b की घात 8, फिर 8 का आधा 4, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4, 4 का आधा 2, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का आधा 1, तो a प्लस बी, और लास्ट में a माइनस बी, ठीक है। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट करी कि सब में मतलब a की घात सम संख्या है और माइनस b की घात सम संख्या है, तो सब में ये कॉमन पद आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, 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 a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने ये सब क्यों लिखे? क्योंकि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं शेषफल ज्ञात करना। इसका मतलब इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसको ये लिख सकते हैं और इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का पूरा पूरा भाग जाता है। इसको आप ये लिखेंगे
और इसमें पूरे में a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का भाग चला जाएगा। इसको आप ये लिखेंगे तो इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी का भाग चला जाएगा। इसको आप इतना विस्तारित से लिखेंगे, इसमें भी दोनों पद है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी दोनों का भाग चला जाता है। a प्लस बी का भी भाग जाएगा, a माइनस बी का भी भाग जाएगा। ऐसा ही इसमें है, a प्लस बी और a माइनस बी होने के कारण दोनों का भाग जाएगा, और ऐसा ही इसमें है, a प्लस बी और a माइनस बी का भाग चला जाएगा। ऐसा ही अगर आप करते हैं a की घात 6 और b की घात 6, तो उसमें भी ये भाग जाएगा। तो सम संख्याओं के लिए ये नियम लागू होता है। तो a की घात सम माइनस b की घात सम अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें a प्लस बी का भाग जाता है, मतलब इसका भाग चला जाएगा, तथा a माइनस बी का भाग है वो भी जाता है। अगर a की घात सम संख्या हो, चाहे वो 2 4 6 8 कुछ भी हो, 6 के लिए भी होगा, 8 के लिए, 10 के लिए, सबके लिए ये नियम लागू होगा। विस्तार से बताने की जरूरत है नहीं, आप तो ये ध्यान रख लेना, a की घात सम माइनस b की घात सम, तो इसमें a प्लस बी का भाग है वो जाता है, तथा इसमें a माइनस बी का भाग भी जाता है। ठीक है, अब चलो इस पर आधारित कुछ सवाल अपन सोल्व कर लेते हैं। तो जिन्होंने नहीं उतारा है वो वीडियो को एक बार पॉज करके उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल लिखते हैं, 7 की घात 30 प्लस 8 की घात 30 भाज्य है, सॉरी माइनस का चिन्ह लिखना होगा, 7 की घात 30 और 7 की जगह लिख देता हूं 17 की घात 30 माइनस 8 की घात 30, ये भाज्य है। किससे भाज्य है? ऑप्शन देता हूं, 17 माइनस 8 होता है 9, ऑप्शन बी में 17 प्लस 8 होता है 25, और ऑप्शन सी में ए व बी दोनों से, और ऑप्शन डी में मैं लिख देता हूं 20 से। तो ये किससे भाज्य है? तो ये ए कोई संख्या है की घात सम और माइनस बी कोई संख्या है उसकी घात सम। यहाँ पे घात है वो समान होनी चाहिए, लेकिन ये जो सम घात है वो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की घात 30 है, बी की घात मान लो 28 है, ऐसा होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो सम घात है वो समान होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सम संख्या को 2n से लिखते हैं, तो ए की घात 2n माइनस बी की घात 2n, सम संख्या को 2n से दर्शाते हैं, विषम संख्या को 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से दर्शाते हैं। तो आप 2n लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों समान घातें होनी चाहिए, या यहाँ पे लिख लीजिए नोट लगा के, नोट घातें समान होनी चाहिए, घातें समान होनी चाहिए। किसकी? ए व बी की, ए व बी की घातें समान होनी चाहिए। या फिर ऐसे लिख लीजिए, ए की घात 2n माइनस बी की घात 2n, यह ए प्लस बी व ए माइनस बी से भाज्य होता है। ठीक है, ए की घात 2n माइनस बी की घात 2n, यह ए प्लस बी व ए माइनस बी से भाज्य होता है। तो यहाँ पे ए कोई पद है और बी कोई पद है, दोनों की घातें समान है और सम संख्या है। तो ये ए माइनस बी मतलब 17 माइनस 8, 17 में से 8 गया तो बच गया 9, 9 से भी भाज्य है, और 17 प्लस 8, 17 और 8 होते हैं 25, 25 से भी भाज्य है। तो 9 से भी है और 25 से भी है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ये हो गया ऑप्शन ए व ऑप्शन बी दोनों से भाज्य है। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला एक सवाल देखते हैं। मैंने लिखा 51 की घात 60 माइनस 50 की घात, 50 की बजाय 49 लिख देते हैं, की घात 60, यह
भाज्य है। ऑप्शन ए में 2 से, ऑप्शन बी में 51 और 49 होता है 100, तो 100 से, ऑप्शन सी में 90 से, ऑप्शन डी में 2 व 100 दोनों से। तो ए कोई संख्या है उसकी घात सम संख्या और बी कोई संख्या उसकी घात सम संख्या, दोनों घातें समान है, ए की घात सम माइनस बी की घात सम संख्या, तो यह ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से भाज्य होगा। तो 51 माइनस 49 होता है 2 और 51 प्लस 49 होता है 100, 2 से भी भाज्य और 100 से भी भाज्य, तो 2 व 100 दोनों से ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। ए की घात विषम माइनस बी की घात विषम ऐसा हो तो यह ए माइनस बी से भाज्य होता है। तो यह ए माइनस बी से भाज्य होता है। विषम संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात 2n प्लस 1 या माइनस 1, माइनस बी की घात भी 2n प्लस 1 या माइनस 1। ठीक है, अगर ऐसा हो भाई ए कोई संख्या उसकी घात विषम और बी कोई संख्या उसकी घात विषम, लेकिन दोनों घातें आपस में समान होनी चाहिए, तो वो ए माइनस बी से भाज्य होता है। क्यों होता है, एक उदाहरण देखते हैं। एक सूत्र मैंने आपको बताया है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी पद आ रहा है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, और जब इसमें a माइनस बी का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, इस कारण से ये a माइनस बी से भाज्य होता है। तो a की घात 5 माइनस बी की घात 5 लिखेंगे तो भी उसमें a माइनस बी पद आएगा। a की घात 7 माइनस बी की घात 7 लिखेंगे उसमें भी a माइनस बी पद आएगा। a की घात 9 माइनस बी की घात 9 उसमें भी a माइनस बी पद आएगा। इस कारण से ये इससे भाज्य होता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, 23 की घात 27 माइनस 20 की घात 27 भाज्य है। ऑप्शन ए में 3 से, ऑप्शन बी में 43 से, ऑप्शन सी में 4 से, ऑप्शन डी में 5 से। तो ये ए कोई संख्या उसकी घात विषम माइनस बी कोई संख्या उसकी घात विषम, तो ए की घात विषम माइनस बी की घात विषम है, तो यह ए माइनस बी से भाज्य होता है। तो 23 माइनस 20 23 माइनस 20 और ये आया 3, तो ये किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य हो जाएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए। और लास्ट लिखिए आज के लिए, ये लास्ट वाले तीनों तरीके हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। लास्ट नोट लिखेंगे, ए की घात विषम प्लस बी की घात विषम, सम वाले में तो केवल प्लस में ही था, इसमें विषम वाले में प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो ए की घात विषम प्लस बी की घात विषम, यह ए प्लस बी से भाज्य है। या ए की घात विषम को आप 2n प्लस माइनस 1 और बी की घात विषम को 2n प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यह किससे भाज्य होगा, a प्लस बी से भाज्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उदाहरण लिखते हैं, जैसे a की घात विषम कोई 3 लिखते हैं और b की घात विषम 3 लिखते हैं, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट सूत्र होते हैं जो आपको याद होने चाहिए।
तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब में a प्लस बी पद आ रहा है, इसका मतलब ये a प्लस बी से भाज्य हो जाएगा। इसमें भी a प्लस बी का भाग देंगे तो a प्लस बी का भाग इसमें चला जाएगा, इस कारण से ये a प्लस बी से भाज्य होता है। अब आप इसके लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे 93 की घात 51 और प्लस 7 की घात 51 यह किससे भाज्य है? ऑप्शन ए में 86, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी में 101, ऑप्शन डी में 123। तो ये किससे भाज्य हो जाएगा? 93 की घात 51 मतलब 93 की घात विषम प्लस 7 की घात विषम, a की घात विषम प्लस b की घात विषम, ये होता है a प्लस b से भाज्य। तो ये होगा 93 प्लस 7 से भाज्य और ये हो जाएंगे 100, तो ये 100 से भाज्य हो जाएगा। तो आज की क्लास फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए और आप देखेंगे कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।